नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग रिसेंट लीगल अपडेट्स के साथ साथ जो लॉज और बाय लॉज हैं उन पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय के साथ आज जुड़ रहे हैं, जो कि विद्यालय से होता हुआ राज्य सरकार से होता हुआ उच्च न्यायालय से होता हुआ उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने कल अपने कुछ वक्तव्य दिए हैं, उसके संदर्भ में कुछ निर्णय दिए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद ये जो विषय है, इस विषय की व्यापकता पर भी चर्चा करेंगे। संभवतः आप समझ भी गए होंगे कि हम किस विषय की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हिजाब मुद्दे की बात कर रहा हूँ, हिजाब केस की बात कर रहा हूँ, जो इन दिनों हिंदुस्तान की न्यायपालिका का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये स्वयं में निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिस एजुकेशनल फील्ड का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आइए हम देखते हैं कि इसी क्रम में जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, दोनों ने इस विषय पर क्या कहा है और क्या सहमति और असहमति जताई है। लेकिन इससे पहले कि मैं विषय प्रारंभ करूं, आपसे 2 निवेदन है। एक तो ये कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रत्येक बिंदु इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप किए बगैर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप तक मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पूर्व में ये सुना ही है और सबको पता ही है कि ये जो हिजाब मामला है वो कहाँ से शुरू हुआ। ये केरल के एक विद्यालय से शुरू हुआ, जहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं जो है वो हिजाब पहन करके विद्यालय में जाती थी, जिसका विरोध शुरू हुआ। बाद में उसके विरोध में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भगवा वस्त्र पहन करके विद्यालय में जाने का प्रारंभ किया, जो एक बड़ा विवाद का रूप लिया। फिर ये विषय जो है वो कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा, जहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21 और साथ साथ जो अनुच्छेद 25 खंड 1 से संबंधित जो फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, वह एजुकेशनल फील्ड पर लागू नहीं होते हैं। और उन्होंने कहा कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो धार्मिक आचरण है, उसे शिक्षा क्षेत्र से पूरी तरीके से दूर रखना चाहिए, जिससे जो शिक्षा की निरपेक्षता है और जो शिक्षा की पवित्रता है वह बाधित ना हो, और हर प्रकार का व्यक्ति, हर संप्रदाय से आने वाला छात्र जो है वह निर्बाध रूप से और एक स्वस्थ वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि किसी भी धर्म का विशेष प्रभाव किसी भी शिक्षण संस्थान पर ना हो, अगर वह धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थान है तो यह विषय था। तो फिर जो कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नाटक सरकार ने भी यह कहा कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार से कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस उचित नहीं है, और विद्यालयों को, शिक्षा संस्थानों को रिलीजियस प्रैक्टिस से दूर रखा जाना चाहिए। इसके संदर्भ में उन्होंने एक गवर्नमेंट आर्डर जो है वो 5 अगस्त को निष्कासित किया, और उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय में कोई भी बुर्का पहनकर आएगा तो उसे गेट पर ही बुर्का उतरवा दिया जाएगा। तो यह मामला यहाँ से होता हुआ और विवाद आगे बढ़ा, तो फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले को सुना, और सुनने के बाद कल यानी कि 12 अक्टूबर को इस मामले पर दोनों ने अपने फैसले दिए। और फैसला देने के साथ साथ ही, क्योंकि 2 जजों की खंडपीठ थी, तो अगर एक जज सहमत होता है और एक जज असहमत होता है तो ये मामला अभी भी निर्धारित नहीं माना जाएगा। तो इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया है, जिसे लीड करेंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी जस्टिस UU ललित हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर में जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है, तो वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उस स्थान को ग्रहण करेंगे। लेकिन हम विषय बात करते हैं हिजाब की। तो इस हिजाब मामले की सुनवाई के बाद जो जस्टिस हेमंत गुप्ता थे, उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के साथ अपना मत व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो मत है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो रिलीजियस फ्रीडम है भारत में लोगों को, उसे एजुकेशनल संस्थानों से, एजुकेशनल फील्ड से पूरी तरीके से दूर रखना चाहिए, और शिक्षा को
शिक्षा के मंदिर को उसकी पवित्रता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब बैन का निर्णय है, जो आदेश है, वो पूरी तरीके से ठीक है और मैं उसके साथ हूँ, उसके सहमत हूँ और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो जस्टिस सुधांशु धूलिया थे, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जो कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस थे उनसे विपरीत अपना मत व्यक्त किया और मत व्यक्त करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वह पूरी तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस को ही नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि क्या ऐसा करने से जो उस क्षेत्र की बालिकाएं हैं हम उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि जो उस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो पहले घरों में काम करती हैं और घरों में काम करने के उपरांत ही वह वहाँ पर जा कर के अपना विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में पढ़ाई लिखाई करती हैं। तो ऐसे में जो बुर्का बैन की बात हो रही है या गेट पर, विद्यालय के गेट पर बुर्का उतारने की बात हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो उनकी निजता है वो निजता बाधित हो रही है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसके विरुद्ध हैं और हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है वो भारत में प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो और उसमें कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस या किसी प्रकार से इस प्रकार की चीज़ें बाधक ना सिद्ध हो। और ऐसा उन्होंने कहते हुए उन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 1A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 खंड 1 में जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को अनुक्रम में यह आवश्यक है कि इस प्रकार की व्यवस्था को आप तत्काल प्रभाव से बैन नहीं कर सकते हैं और आप हिजाब को विद्यालय परिसरों में बैन नहीं कर सकते हैं, या आप किसी भी विद्यालय के मुख्य द्वार पर कोई भी छात्र छात्रा अगर हिजाब पहन करके आता है तो आप उसे बैन नहीं कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने जब कहा तो ये मामला संविधान पीठ को भेज दिया गया है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको लीड करेंगे और इसकी मामले की सुनवाई आगे होगी। लेकिन विषय तो ये हिंदुस्तान का है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में बुर्का पूरी तरीके से बैन है, दाढ़ी पूरी तरीके से बैन है और जो तमाम ये जो धर्म का प्रोपोगंडा रचने वाले लोग हैं, जो धार्मिक आस्था जिनकी आहत होती है, वो चाइना में जाकर के कभी नहीं ये रोते हैं कि उनकी धार्मिक आस्थाएं आहत हो रही हैं और उन्हें यहाँ पर इस प्रकार की प्रैक्टिस करने की अनुमति दीजिए। विद्यालय छोड़िए, सड़कों पर आप बुर्का पहन करके नहीं चल सकते हैं चाइना में, ये स्थिति है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। ये भारत में आते हैं तो यहाँ पर इनको सारी प्रकार की स्वतंत्रताएं चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि आप देखिए ईरान के नागरिक, ईरान की महिलाएं, ईरान के लोग, जो कि 99% इस्लामिक कंट्री है, घोषित इस्लामिक कंट्री है, वहाँ की महिलाएं जो है, वहाँ के लोग जो है वो बुर्का न पहनने के लिए जो है आंदोलनरत थे। पिछले कई दिनों से आपने देखा बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी वहाँ पर हुई, सरकार और लोगों के बीच में सीधे झड़प भी हुई। लोगों ने कहा, सीधे कहना था कि हम ये हिजाब जो है यह इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस का कोई हिस्सा नहीं है, इसे ज़बरदस्ती इस्लामिक महिलाओं पर थोपा गया है। और अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनना चाहती तो यह आवश्यक नहीं है कि वह हिजाब पहने। इसलिए आप देखिए कि जितनी भी लगभग 52-53 इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर कहीं ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि महिलाएं हिजाब पहनेंगी। और अभी एक नया ये भी सऊदी अरब का रेगुलेशन आया है कि यूएई ने कहा है कि अब जो उनकी महिलाएं हैं वो पुरुषों की आज्ञा के बिना और साथ ही साथ बिना पुरुषों को साथ ले गए हज और अन्य धार्मिक यात्राएं कर सकती हैं, क्योंकि यह उनकी निजता का अधिकार है। और पति की परमिशन अगर नहीं मिलती है तो क्या उनकी धार्मिक यात्रा करने का अधिकार समाप्त हो जाता है? इस बात पर विचार करते हुए वहाँ की सरकार ने यह निर्णय लिया और उन्होंने पूरा सरकारी आदेश इसके लिए पास किया है कि महिलाएं पूर्ण रूप से मुक्त हैं। वह अपनी पति की आज्ञा न मिलने के बाद भी, उनकी अनुमति के बिना भी धार्मिक यात्राएं कर सकती हैं। तो आप समझिए कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो ये इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस जिसे ये लोग कहते हैं, जिसका ये लोग हवाला देते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि सुन्नत में, अहदीस में और कुरान में ऐसा कहा गया है, और जहाँ पर इस चीज़ का पूरा पालन होना चाहिए वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि यह उसका हिस्सा नहीं है। और भारत जैसे देश में जहाँ पर सबको एक समान रूप से देखा जाना चाहिए, वहाँ पर आए दिन फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, संविधान को लेकर के इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और इस दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार की चीज़ें सरकारों के सामने जाती हैं, कोर्ट्स में जाती हैं और इस पर डिबेट भी होता है। इन सब चीज़ों को तो हमारा अगर व्यक्तिगत माना जाए तो इन सब चीज़ों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए कि अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा लेनी है
तो आपको धार्मिक कट्टरता, मजहबी जो कट्टरता है उससे मुक्त होना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि देश भर में इस जो मदरसे थे, मदरसों में क्या क्या होते थे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देश के विरोध में साजिशें रची जाती थी। और जब अब वहाँ जांच हो रही है तो कितने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, कितने सारे मदरसों पर बैन लगाया गया है। बहुत सारे राज्य की सरकारें अब मदरसों को सीधे अपने कंट्रोल में लेकर के वहाँ पर अपने पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं कि क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए। आप बताइए कि केवल कुरान पढ़ करके, केवल और केवल कुरान पढ़ करके कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका पूरा विकास हो जाता है? लेकिन वहाँ कहते हैं तो हम तो केवल कुरान ही पढ़ा रहे हैं, केवल उर्दू ही पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को भारत में समाप्त करना है। इस प्रकार की जो रूढ़ियाँ गलत तरीके से समाज में डाली जाती हैं और फिर इसका चारों तरफ विरोध होता है, उसका फिर इसके विरोध में लोग प्रदर्शन करते हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है, हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में है, संविधान पीठ में है, वहाँ पे सुनवाई होगी, वो अपना निर्णय देंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ों को संवैधानिक परिक्षेत्र का हिस्सा, या कहें कि जो आपका जुडिशियल क्षेत्र है उसका हिस्सा बनाना ही नहीं चाहिए। ये तो सुने जाने योग्य मामले हैं ही नहीं। इसमें तो सीधी सीधी सी बात है कि जहाँ पर आप जब अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 29 तक रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि कोई भी मजहबी व्यक्ति, कोई भी मजहब का उन्मादी व्यक्ति अपने मजहब को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेगा किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर हम पूरी तरीके से पंथ निरपेक्षता देखना चाहते हैं। और पंथ निरपेक्षता दिखेगी कैसे? क्या ये पंथ निरपेक्षता है कि जो मुसलमान है वो टोपी लगा करके, हिजाब पहन करके, दाढ़ी रख करके विद्या परिसरों में जाए, अलग अलग जगहों पर जाए, ऑफिसों में काम करे? जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो बड़े बड़े तिलक सिखाएं लगा करके, भगवा वस्त्र पहन करके जाएं? जो और इस प्रकार से अगर जो जैन है, जो दिगंबर जैन है, वो बिना वस्त्र के जाने लगेंगे तो फिर कैसा लगेगा? तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन समाज में उत्पन्न ना हो और इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो विवाद का रूप ना लें, इसके लिए है कि इसे जड़ से ख़त्म करना चाहिए। और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और आप लोग कमेंट भी करिए, ताकि अधिक से अधिक यह वीडियो लोगों तक पहुंच भी सके। क्योंकि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है हमारे हिसाब से कि भारत जैसे देश में विद्यालयों में हिजाब पहना जाए कि ना पहना जाए, ऐसे विषयों पर विवाद हो, वाद विवाद हो, बहस हो। धन्यवाद।